दोस्तों, मैनेजमेंट का लेक्चर 5 रेडी है। इसको हम एक छोटी सी मजेदार एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। 1970 में क्या होता है, जब हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे थे, तो गवर्नमेंट प्लान करती है कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम मतलब जो हमारे मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है उसको हम एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सके, उनको पैसा दे सके, उनको रोजगार दे सके। तो हमारी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो गाँव में, छोटी मोटी सिटीज में है। तो गवर्नमेंट प्लान करती है कि अगर हम इंडस्ट्री लगा देंगे तो इंडस्ट्री लगाने से देखो क्या बेनिफिट होगा। एक तो वहां पे बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलेगी, यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, दुकानें खुल जाएंगी, राशन की दुकान खुल गई, कपड़े की दुकान खुल गई, सैलून की दुकान खुल गई, तो पूरा सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो सोशल डेवलपमेंट की जरूरत गांव में थी, तो वहां पे उन्होंने सोचा कि हम इंडस्ट्री लगाएंगे। अब इंडस्ट्री लगाने के लिए चाहिए था पैसा, तो पैसे को गवर्नमेंट ने बोला कि हम उसको प्रोवाइड करेंगे विलेजेस को पैसा। अब वहां तक पैसा पहुंचाना भी इटसेल्फ मतलब एक बिग टास्क था, क्योंकि 1970 में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना अच्छा नहीं था। तो एक डिपार्टमेंट बनाया गया, जो जिस डिपार्टमेंट का काम था कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो इन लोगों तक पहुंचाना, गवर्नमेंट का पैसा इन लोगों तक पहुंचाना। ठीक है। अब दूसरा चैलेंज क्या था कि ये लोग पढ़े लिखे कम थे, तो इनको क्या पता इंडस्ट्री कैसे लगानी है, तो ये भी ये लोग बताएंगे। अब इन लोगों को एजुकेट करना है, क्योंकि इनको तो नहीं, इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो इनको एजुकेट करना है, प्रोडक्ट के बारे में इनको एजुकेट करवाना है, इनको ट्रेनिंग देनी है, इनकी स्किल सेट को इंक्रीज करना है। तो ये काम भी डिपार्टमेंट को दे दिया गया। अब इनको इनको क्या पता लगेगा कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट है, तो इनको खोज के लेके आने का काम भी इसी डिपार्टमेंट को दे दिया गया। तो मतलब इस डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियलाइज सेंटर, जिसके पास काम देखो कितने हैं। एक तो गवर्नमेंट की स्कीम्स को प्रमोट करना, ठीक है, यहाँ यहीं पे आपने लोगों ने काम करना है। लोन को प्रोवाइड करना, इन लोगों को इंडस्ट्रीज के रिलेटेड सारी क्वेरीज प्रोवाइड करनी, उनके कंप्लाइंसेस को इन लोगों ने देखना, इनको ट्रेनिंग देनी, इनके प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने में इनको हेल्प करनी। मतलब बहुत जितने भी इंडस्ट्रीज रिलेटेड काम है सारे इन लोगों को इनके पास है, इस डिपार्टमेंट के पास है। तो इस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो GM है। ठीक है। अगर इसको बोल दिया जाए, GM को बोल दिया जाए कि आप सारी एक्टिविटीज देख लो, तो क्या वो देख सकता है? बिल्कुल नहीं यार। उसको इस इसको असिस्ट करने के लिए आप लोग चाहिए, FM चाहिए। ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, जो इतनी सारी एक्टिविटीज हैं उसको हम डिवाइड करते हैं पहले छोटी छोटी एक्टिविटीज में। ठीक है। इसको छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड कर लिया, फिर जो सिमिलर एक्टिविटीज हैं उसको ग्रुप कर दो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखा जाता है, जो मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उसको मार्केटिंग में रखा जाता है, जो क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज होती है उसको क्वालिटी में रखा जाता है। तो देखो आपने क्या किया, आपने बड़ी एक्टिविटीज को छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड किया, फिर उनका एक डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है। डिपार्टमेंट बना के उस वहां पे बंदे लगा दिए। मतलब जैसे इस काम को करने के लिए एक बंदा लगेगा, और इस काम को करने के लिए एक अलग बंदा लग रहा है। तो इससे आपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फिक्स कर दी। तो अब इसका एडवांटेज क्या है, अब एक बंदा विलेज से निकला, उसको फॉर्म्स फिल करने हैं, तो फॉर्म्स फिल करने के लिए इस बंदे को लगाया गया है, तो वो इसके पास आएगा। सभी को पता होगा, अगर वो इसके पास भी जाता है तो वो बता देगा कि तुम X बंदे के पास जाओ, वो ये काम के साथ डील कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपका काम जल्दी होगा, इंडस्ट्रीज जल्दी लगेंगी, इंडस्ट्रीज जल्दी लगेंगी तो विलेज के डेवलपमेंट जल्दी होगा, और पूरा का पूरा विलेज डेवलप हो गया तो इंडिया डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेगा। तो दिस इज अ कंसेप्ट। और ये सारी चीजें जब बड़े काम को छोटे काम में डिवाइड किया जाता है और वहां पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की जाती हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। या ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर ही आज हम सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है। उसके बाद आप एग्जांपल ले लो स्कूल फेट की। जैसे स्कूल में एनुअल फंक्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसको करने के लिए देखो कितनी प्लानिंग होती है। एक फूड का सेक्शन होगा, डेकोरेटिव सेक्शन होगा, टिकट का सेक्शन होगा, ऐसी बहुत सारी प्लानिंग वाले सेक्शन होंगे। तो उन सभी को आप डिवाइड कर दो कि बड़े काम को छोटे काम में डिवाइड किया, और छोटे काम जैसे फूड को करने के लिए एक स्पेशलाइज बंदे को लगा दिया। ठीक है। डेकोरेशन का काम करने के लिए एक स्पेशलाइज बंदे को लगा दिया। तो इसी को बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। नेक्स्ट, अब स्टेप्स क्या ऑर्गेनाइज करने के, बड़े काम को छोटे काम में डिवाइड करो, फिर जो सिमिलर एक्टिविटीज हैं उसको डिपार्टमेंट बना दो। अब नेक्स्ट वहां पे एक बंदे को एक काम करने के लिए लगा दो, तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज दे दो उनको, और एक प्रॉपर रिलेशनशिप बना दो। रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जैसे आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, ठीक है, वहां पे आपने क्या किया, जैसे आप देखो आपने बहुत सारी एक्टिविटीज थी, उसको
छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड किया था, फिर जो सिमिलर एक्टिविटीज थी उसको एक डिपार्टमेंट बना दिया था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपने क्या किया था, यहाँ पे बंदों को लगा दिया था, 3 काम करने के लिए 3 बंदों को लगा दिया था, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी थी उनको, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज दे दी थी उनको। फिर उसके बाद आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप देखो एक और चीज करनी है कि एक एचओडी होगा और उसके नीचे सबॉर्डिनेट्स होंगे जो ये 3 बंदे हैं। ठीक है, तो उसको पता होगा कि मैंने किसको रिपोर्ट करना है, मैंने किसकी बात माननी है। अगर एक रिलेशनशिप नहीं होगा तो दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। जो ऊपर के लोग हैं, डायरेक्टर लोग हैं, वो एचओडी के साथ कांटेक्ट में है, एचओडी सबॉर्डिनेट्स के साथ कांटेक्ट में है, तो इसलिए काम हो रहा है। अगर ये आपस में कांटेक्ट में नहीं होंगे तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा और काम इफेक्टिवली नहीं होगा। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक काम को करने के लिए एक बंदा उस काम को बार बार करी जा रहा है। ठीक है, तो उस काम को करते करते उस काम की इतनी नॉलेज हो जाएगी उसको कि वो उस काम में स्पेशलाइज हो जाएगा। अगर स्पेशलाइज हो जाएगा तो आपका काम अच्छे से होगा और आपका प्रॉफिट होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी। और दूसरा है कि क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। जैसे डायरेक्टर लोग हैं वो एचओडी से काम करवाएंगे और एचओडी सबॉर्डिनेट से काम करवाएगा, तो मतलब एक क्लैरिटी रहेगी वर्किंग रिलेशनशिप में, तो कंफ्यूजन नहीं होगी, लोग एक दूसरे की बात मानेंगे नहीं, अदरवाइज तो मतलब पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो आप एक जॉब को करने के लिए एक बंदा लगा दिया आपने, ठीक है, तो अगर एक दूसरी सिचुएशन देखो कि 2 काम थे, अब 2 बंदे हैं, अब इनको अगर नहीं मालूम होगा कि मैंने कौन सा काम करना है, तो कभी ये वाला काम करेगा, कभी ये वाला काम करेगा, तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि एक काम को, एक जॉब को करने के लिए दोनों बंदे वो काम कर रहे हैं एट अ सेम टाइम, वो दोनों काम कर रहे हैं, तो आपका रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम होंगे, आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की जाती है ऑर्गेनाइजिंग में, तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प करता है। अडेप्टेशन टू चेंज। अब इस बंदे को पूरा का पूरा नॉलेज हो गया, तो कोई अनयूजुअल सिचुएशंस में भी वो उस चीज को टैकल कर लेगा, क्योंकि उसको तो प्रोडक्ट के बारे में इतनी सारी नॉलेज है कि कोई भी मतलब सर्कमस्टांसिस में उसको पता है कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, तो मैं उस सिचुएशन से मतलब उस सिचुएशंस को हैंडल कर लूंगा। तो अडेप्टेशन टू चेंज में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है एक एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि देखो डायरेक्टर थे वो जीएम के साथ कांटेक्ट में थे, जीएम अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कांटेक्ट में था, तो इससे क्या होगा, एक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होगी, मतलब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छा होगा, अपना काम अच्छे से करवा पाएंगे लोग। अब डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल भी हो रहा है, क्योंकि आप एक बंदे को एक काम दे रहे हो तो उस काम को करते करते वो उस काम में एक्सपर्ट हो रहा है, तो उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है। और नेक्स्ट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब एक बंदे को आपने स्पेशलाइज बना दिया, इस बंदे को आप दूसरे प्लांट में भी आप उसको यूज कर सकते हो। मान लो कि एक कंपनी सोचती है कि मैं एक नया प्लांट लगाती हूँ, तो वो बंदे वहां पे भी यूज हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका देखो आपके 2 प्लांट हो गए, आपकी एक्सपेंशन भी होगी, तो वहां पे भी ऑर्गेनाइजिंग आपको हेल्प कर सकता है। अब उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, स्ट्रक्चर एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। जैसे स्मिता ने एक ट्रैवल एजेंसी शुरू की, तो ट्रैवल एजेंसी शुरू करने पे उसने 3 बंदों को रिक्रूट किया, नेहा, करण और साहिल को। नेहा को उसने काम दिया रिजर्वेशन का, करण को काम दिया उसने अकोमोडेशन का, और साहिल को काम दिया उसने पेमेंट के रिलेटेड। तो मतलब उसने अपने बड़े काम को छोटे काम में डिवाइड कर दिया और वहां पे एक बंदों को लगा दिया। अब आप देखो कि इसमें आप रिलेशनशिप बना रहे हो पीपल, जैसे यहाँ पे कितने 3 पीपल हैं, ठीक है, इनके साथ और वर्क के साथ और रिसोर्सेज के साथ, इसको काम करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, अगर आप इन सभी का रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हो, इसी को बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो कि 2 तरह की होती है, फंक्शनल, एक डिविजनल। अगर आप एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के मुताबिक उसको ऑर्गेनाइज कर दो, जैसे कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, क्वालिटी डिपार्टमेंट है और डिजाइन डिपार्टमेंट है, तो मतलब उसके फंक्शंस के मुताबिक आपने उसको डिवाइड कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये तो हो गया फंक्शनल। अब मैंने आपको एक और एग्जांपल सोचो, आपकी हिमाचल में इसी कंपनी के ना 10 लोग हैं, इसी कंपनी के 10 लोग हैं और हर एक डिपार्टमेंट से एक एक बंदा है, तो आप क्या करोगे, वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट थोड़ा बना दोगे, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, क्वालिटी का, तो आप वो एक एक बंदा जो अलग अलग डिपार्टमेंट का है उसको एक साथ एक डिपार्टमेंट में डाल दोगे, तो एक हेड के अंडर डाल दोगे, डिविजनल हेड के अंडर डाल दिया, तो उससे क्या होगा कि आपकी कॉस्ट बचेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं बनाने पड़ेंगे,
फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, एक बंदा दूसरे बंदे के साथ अच्छे से कांटेक्ट में रहेगा, मतलब अलग अलग लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अच्छे से मतलब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कर पाएंगे। तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आप उसको डिवाइड करते हो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आप डिवाइड करते हो, या तो फंक्शनल बना सकते हो या फिर डिविजनल बना सकते हो। बेसिकली हम फंक्शनल वहां पे यूज करते हैं जहां पे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, और डिविजनल हम कहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे आपके प्रोडक्ट अलग 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 हो। जैसे यहाँ पे देखो बिल्कुल ही अलग काम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कोई काम हो रहा होगा क्योंकि अलग फंक्शंस है, पर यहाँ पे तो बिल्कुल ही अलग कोई सेल्स रिलेटेड काम हो रहा था। तो वहां पे आपको ये बनाने का जरूरत नहीं है, जहाँ पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वहीं पे आपको फंक्शनल यूज करना है, अदरवाइज आप डिविजनल भी यूज कर सकते हो। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। जैसे फंक्शन के रिलेटेड मैंने आपको बताया कि इसको आप मतलब प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड पर्सनल डिपार्टमेंट में आप इसको फंक्शंस के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर सकते हो। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? आपको फंक्शंस के रिलेटेड आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है, उसमें 3 काम थे जो 3 बंदों को दे दिए आपने करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि उसको करते करते आप एक स्पेशलाइज फोर्स क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि इसी बंदे को, इन तीनों बंदों को प्रोडक्शन के रिलेटेड पूरी नॉलेज हो जाएगी, तो ये लोग स्पेशलाइज हो जाएंगे। दूसरा, विद इन डिपार्टमेंट लोग काम कर रहे हैं, तो इन 3 लोगों को काम करवाना कितना अच्छा है इनसे, मतलब कोऑर्डिनेशन भी इनमें अच्छा होगा। अगर आप सोच के देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे काम है, अगर आप सारे कामों के लिए अलग अलग बंदे लगा भी दो, बट फिर उनका डिपार्टमेंट आप फिक्स ना करो, उनको फंक्शन के मुताबिक आप उनका डिपार्टमेंट डिवाइड ना करो, तो उनमें क्या होगा, वो लोग उनमें कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा। बट अगर 3 लोगों में कोऑर्डिनेशन ज्यादा अच्छा हो सकता है, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। अब आपने बंदों को स्पेशलाइज कर दिया है तो उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ा रहे हो आप, और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को आप रिड्यूस कर रहे हो, क्योंकि एक काम करने के लिए आप एक बंदे को लगा रहे हो। अब नेक्स्ट, आप उनको अगर ट्रेनिंग देनी है तो आपको पता है कि इन 3 बंदों को प्रोडक्शन के रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए, जबकि अगर आप इतने सारे लोगों में से ढूंढोगे तो आपको उसको समझ में नहीं आएगा कि ये बंदा तो चलो, अगर आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सोच रहे हो तो टोटल के, बल्कि आपको अगर 3 को काम करवाना है, 3 को आपको पता है कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, तो उनको ट्रेनिंग देना भी आपको आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। अब प्रोडक्शन के रिलेटेड एक एचओडी है, तो ये सिर्फ प्रोडक्शन का रिलेटेड काम देख रहा है, ऐसी क्वालिटी के एचओडी क्वालिटी के रिलेटेड काम देखेंगे, तो अटेंशन देना भी आसान हो जाएगा। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? बेसिकली इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, मैं आपको बस ब्रीफ में बता देता हूँ कि जैसे आप फंक्शन में क्या होता है ना, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, ऐसे मार्केटिंग का लोग है, ठीक है, और क्वालिटी के लोग हैं, ठीक है, ये भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी 3 बंदे काम कर रहे हैं। अब क्वालिटी वाला प्रोडक्शन को काम करने से रोकेगा कि यार तू तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बना रहा है। प्रोडक्शन का काम होगा कि मैं अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करूं, क्वालिटी का काम होगा कि मैं क्वालिटी को अच्छा करूं। तो दोनों के इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, और जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको ओवरकम किया जा सकता है, मतलब उसको भूल के ये लोग अपना अपना सोच सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिवाइड करने का लोगों को। और उसके अलावा क्या होगा कि एक दूसरे लोग, अब 3 लोग ही हैं, ठीक है, तीनों लोगों में कंपटीशन होगा, तो तीनों लोग सोचेंगे यार मैं दूसरे की तारीफ क्यों करूं, तो दूसरे को अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे दूसरे के काम को। तो ये, और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ या क्वालिटी डिपार्टमेंट के साथ डील करना है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एचओडी पहले इसके साथ जाएगा, इसके पास जाएगा, मार्केटिंग के पास जाएगा, फिर मार्केटिंग का क्वालिटी के पास आएगा। तो मतलब फिर क्वालिटी वाला अपने सबॉर्डिनेट्स को बोलेगा, सबॉर्डिनेट्स कुछ बनाएंगे, फिर वो मार्केटिंग के पास जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मतलब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब सूटेबिलिटी क्या है? अब कहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर को आपने यूज करना है? जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो, जहाँ पे साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज और एक्टिविटीज डाइवर्सिफाइड हो, जिसको आप डिवाइड कर सको उसके ऑपरेशन के मुताबिक, वहां पे आपने इसको यूज करना है। डिविजनल स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया कि डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज है, जहां प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं, तो वहां पे आपको डिविजनल स्ट्रक्चर यूज करनी है। और जहां पे नंबर ऑफ पीपल्स भी ज्यादा नहीं है, ठीक है, वहां पे आप उसको एक डिविजनल हेड के अंडर डाल देते हो। अब इसमें देखो आप किसके एडवांटेजेस क्या हैं। अब सबसे पहले क्या है कि आपने क्या किया, 10 बंदे थे, 10 बंदों को एक डिविजनल हेड के अंडर डाल दिया,
तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्किल इन अ डिविजनल हेड। डिविजनल हेड की स्किल्स इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि वो प्रोडक्शन के रिलेटेड भी काम देख रहा है, वो क्वालिटी के रिलेटेड भी काम देख रहा है। बट जब आप उसको फंक्शनल में देखो तो एक एचओडी क्या था, प्रोडक्शन का एचओडी को सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में पता था, लेकिन यहाँ के जो एचओडी है डिविजनल हेड को सारे प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज हो रही है, तो उसकी स्किल सेट को इम्प्रूव कर रहा है। सेकंड, डिविजनल हेड, अब यहाँ पे क्या था, जो प्रोडक्शन का बंदा है वो तो बोल देगा कि यार मैं तो प्रोडक्शन के रिलेटेड काम देख रहा हूँ, क्वालिटी वाला बोल देगा कि मैं क्वालिटी के रिलेटेड काम देख रहा हूँ। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स हो गई हैं। बट जो डिविजनल हेड है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रोडक्शन की भी है, क्वालिटी की भी है, डिस्पैच की भी है। तो यहाँ पे आप इसको अकाउंट कर सकते हो, इसको अकाउंटेबल बना सकते हो कि हाँ अगर काम नहीं होता तो ये डिविजनल हेड रिस्पॉन्सिबल है। बट अगर यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर में काम नहीं होता तो प्रोडक्शन वाला बोल देगा क्वालिटी रिस्पॉन्सिबल है, क्वालिटी वाला बोल देगा डिस्पैच रिस्पॉन्सिबल है। तो इससे क्या होता है कि डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, इससे आप अकाउंटेबल कर सकते हो लोगों को। इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव्स। अब इससे क्या होगा कि आप देखो, आपने कोई डिसीजन लेना है तो आप अच्छे से मतलब प्रोडक्शन का डिसीजन भी ले सकते हो, डिस्पैच का भी डिसीजन ले सकते हो, क्वालिटी के रिलेटेड भी डिसीजन ले सकते हो। बट ये चीज इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें तो अलग अलग एचओडीज हैं, अलग अलग थिंकिंग है हर बंदे की, तो वहां पे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बट यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। It facilitates expansion and growth as new division can be added without interrupting the existing operation। अब आपने कोई नया प्लांट लगाना है, ठीक है, एक डिविजनल हेड है जिसके अंडर 10 बंदे हैं, ठीक है। अब आपने एक और नया डिविजनल हेड, मान लो ये पंजाब में है और इसको आप राजस्थान में लगाना चाह रहे हो, तो आप एक और न्यू डिविजनल हेड लगा के वहां से 10 बंदे कहीं से लेके उसके अंडर लगा दोगे। तो मतलब इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो आपका अर्लियर स्ट्रक्चर है। बट अगर आप इसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर में देखोगे तो आपको अगर 10 बंदों को लगाना है तो जो पहले बंदे काम कर रहे हैं उनकी जॉब प्रोफाइल को चेंज करना पड़ेगा, तो आपको मतलब उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे जो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ है वो करना आसान है। चलिए अब डिविजनल स्ट्रक्चर की डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले, कन्फ्लिक्ट में राइज अमंग डिफरेंट डिविजन्स विद रेफरेंस टू एलोकेशन ऑफ फंड। अब एक डिविजनल हेड है जो पंजाब में है, एक डिविजनल हेड है वो राजस्थान में है, दोनों बोलेंगे कि यार मुझे ज्यादा फंड दो, ये बोलेगा मुझे ज्यादा फंड दो, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया दोनों में। सेकंड क्या है कि डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज हो रही हैं। अब देखो एक फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या था कि आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए थे, तो प्रोडक्शन का रिलेटेड काम कर रहा था, कोई मार्केटिंग के रिलेटेड काम कर रहा था, कोई किस के रिलेटेड काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डिविजनल हेड बनाया आपने, तो एक बंदा प्रोडक्शन का, एक मार्केटिंग का, एक इसका, एक इसका। तो इससे क्या हो रहा है कि आप यहाँ पंजाब में भी वो वही काम हो रहा है, राजस्थान में भी वही काम हो रहा है, तो मतलब डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज हो जाती हैं, जिससे कि आपकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है। जबकि अगर ये एक हेड के अंडर रहते, एक बंदा ही लगता है, यहाँ पे एक बंदा प्रोडक्शन का होता है, एक मार्केटिंग होता है, बट यहाँ पे आपको दो दो अलग अलग बंदे रखने पड़ रहे हैं, तो इससे आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। सेकंड, मैनेजर में गेन पावर इन अ बिड टू सीज इंडिपेंडेंस। अब इसी बंदे के ऊपर आपने सारी पावर दे दी तो उस पावर को मिसयूज भी कर सकता है। तो ये होगी डिविजनल स्ट्रक्चर की डिसएडवांटेजेस। अब इसकी सूटेबिलिटी कहाँ पे है, जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हो। मतलब प्रोडक्ट का मतलब ये है कि पंजाब में कोई अलग प्रोडक्ट बन रहा है, राजस्थान में कोई अलग प्रोडक्ट बन रहा है, लखनऊ में कोई अलग प्रोडक्ट बन रहा है, मुंबई में कोई अलग प्रोडक्ट बन रहा है। तो वहां पे आपको क्या करना है कि वहां पे आपको थोड़े थोड़े बंदे रखने हैं और थोड़े थोड़े बंदों का एक डिविजनल हेड बनाना है, ठीक है। तो वहां पे ये चीज आपकी काम आ सकती है। बट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक जगह पे चाहिए, तो वहां पे आप इसको फंक्शनल के रूप में यूज कर सकते हो, फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। बट आजकल क्या होता है, जहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर यूज होती है वहां पे आप इनको मतलब एज अ कॉम्बिनेशन में यूज करते हो, फंक्शनल को भी डिविजनल को भी, डिपेंडिंग अपॉन द सूटेबिलिटी। अब कंपैरिजन देख लेते हैं, एक ही स्लाइड में आपको सारा क्लियर हो जाएगा। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है उसको फंक्शंस के रूप में डिवाइड होता है, और जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है उसको प्रोडक्ट के रूप में आप डिवाइड करते हो। मतलब प्रोडक्ट मतलब जहाँ पे जैसे हिमाचल में एक सब्सिडरी थी जिसका जहाँ पे एक प्रोडक्ट बन रहा था, तो वहां पे 10 बंदे आपने लगा दिए थे अलग से। तो डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के ओरिएंटेड काम करता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शन के ओरिएंटेड काम करता है। स्पेशलाइजेशन किस में होती है, इसकी फंक्शन किस में होती है, इसकी प्रोडक्ट में होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है,
अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफिकल्ट है, इसकी इजी टू फिक्स है, क्योंकि एक बंदे को बोलोगे वो सभी से काम करवा लेगा। इसमें अलग अलग एचओडी को बोलना पड़ेगा। मैनेजरियल डेवलपमेंट यहाँ पे डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बंदा सिर्फ प्रोडक्शन का काम देख रहा है तो इसको प्रोडक्शन की नॉलेज होगी, बट ये बंदे को आप सारे काम दे रहे हो तो इसकी डेवलपमेंट, मैनेजर की डेवलपमेंट, इसको प्रोडक्शन की भी नॉलेज है, क्वालिटी की भी नॉलेज है, डिस्पैच की भी नॉलेज है, तो इसकी डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है। कॉस्ट, फंक्शनल कॉस्ट और कम, यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाते हैं तो इसलिए कॉस्ट ज्यादा है। कोऑर्डिनेशन यहाँ पे क्या है, डिफिकल्ट है, क्योंकि देखो एक काम करवाना है तो अलग अलग एचओडीज को बोलना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्या है, एक बंदे को बोलो वो सारे काम कर देगा, तो इससे कोऑर्डिनेशन भी इजी है डिविजनल स्ट्रक्चर में। चलो अब नेक्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। देखो बड़े सिंपल है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब आप किसी को बोलते हो कि यार बंदा बहुत फॉर्मली बिहेव कर रहा है, तो मतलब फॉर्मली का मतलब है कि जो रूल्स रेगुलेशन है उस कंपनी के या उस बंदे के, ठीक है, वो उसके दायरे में लेके काम कर रहा है। मान लो कि जो डायरेक्टर लोग हैं, ठीक है, नीचे जीएम लोग हैं, नीचे उसके नीचे आपके सबॉर्डिनेट्स हैं जैसे फंक्शनल मैनेजर्स हो गए, तो अब यहाँ इस कंपनी के कोई रूल्स होंगे, कोई रेगुलेशंस होंगे, कोई प्रोसीजर होगा कि इस बंदे को इसी डिसिप्लिन में रह के काम करना है, उसको 9 to 5 आना है, ठीक है, उसको जो पॉलिसीज बनी हुई हैं उसके प्रोडक्शन को उसी के रिलेटेड करना है, जो अपना ऑब्जेक्टिव है उसी के रिलेटेड उसको काम करना है। ये हो गया फॉर्मल। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, जैसे कि आप मान लो कि 10 बंदे इकट्ठे हो गए, अभी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, मतलब इसी कंपनी के अंदर ही कोई 10 बंदे इकट्ठे हो गए, वो 10 बंदे कहते हैं कि यार हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, हम अपना एक ग्रुप बना लिया, उन्होंने अपना लीडर बना लिया, जैसे कि यूनियन लीडर्स होते हैं, तो यूनियन लीडर क्या बोलते हैं कि यार हम अपनी मर्जी से अपने डिसीजन लेंगे, तो वो कंप्लीटली जो रूल्स रेगुलेशन अपने बनाए, अपने तरीके से काम करें, उसको बोलते हैं हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के आप सबसे पहले तो इसके फीचर्स देख लो। दिस क्लैरिफाई हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम, डायरेक्टर, डायरेक्टर क्या करेगा, जो आपके जीएम होंगे वो डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे, और जो सबॉर्डिनेट्स होंगे, जैसे आप फंक्शनल मैनेजर हो आप जीएम को रिपोर्ट करोगे, तो क्लैरिटी रहेगी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड रहेंगे, क्योंकि जो टॉप की मैनेजमेंट है वो कन्वे करेगी कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं लोअर मैनेजमेंट को, और इससे डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेटर रहेंगे, इंटरलिंक्ड रहेंगे, और उनका जो कम्युनिकेशन होगा, जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो आसानी से हो पाएगा। ये डेलिबरेटली डिजाइन किए जाते हैं टॉप मैनेजमेंट से, मतलब इसी को करना तो इम्पोर्टेंट है ही है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बिना काम नहीं हो पाएगा। सेकेंड है मोर एम्फेसाइजिंग ऑन वर्क टू परफॉर्म्ड। ये जो है जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें काम के रिलेटेड ही आपको एम्फेसाइज दिया जाता है, और जो रिलेशनशिप्स के ऊपर, मतलब लोगों का मतलब लोगों के भले के ऊपर ज्यादा नहीं सोचा जाता है, वर्क के ऊपर ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को मिनिमाइज करता है, क्योंकि देखो आपने एक बंदे को एक काम करने के लिए लगा दिया तो वो मल्टीपल काम नहीं करेगा, उससे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट रिड्यूस होगा। एक बंदे के ऊपर कमांड रहेगी, एचओडी कमांड करेगा तो सभी लोग उसकी बात मानेंगे। उसके बाद है कि हर बंदे को पता होगा कि मैंने कौन सा काम करना है, और स्टेबिलिटी देगा ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि आपने सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रखी है। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेशन क्या है, अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पहले डायरेक्टर लोग जीएम को बताएंगे, जीएम आप फंक्शनल मैनेजर को बताएगा, फंक्शनल मैनेजर नीचे क्लर्क को बताएगा, तो इतनी सारा मतलब टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है सबसे पहले तो। दूसरा क्या है कि जो इनोवेटिव आइडिया है, अगर किसी क्लर्क के पास इनोवेटिव आइडिया बट इसको करना क्या है, जो ऊपर वाले लोग बोलेंगे, तो उसका क्रिएटिव आइडिया भी मतलब रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता। Next, it is difficult to understand all human relationships in an enterprise as it places more emphasis on structure and work. तो जो ह्यूमन रिलेशन एचआरएम के रिलेटेड बहुत कम काम हो सकता है इस चीज में, क्योंकि देखो सारा वर्क के ऊपर एम्फेसाइज हो रहा है, तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस हो गए थे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो वही जो लोग नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, मतलब फॉर्मली तरीके से नहीं लोग इकट्ठा हो रहे, मतलब अपनी मन मर्जी से जैसा उनका इच्छा है उन लोगों के साथ वो अपना ग्रुप बना रहे हैं। जैसे कि आप मान लो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, ऑर्गेनाइजेशन में आप 10 बंदे इकट्ठे हो जाते हो, 10 बंदे बोलते हो कि हम यार संडे को मिलकर क्रिकेट खेला करेंगे, तो क्रिकेट खेलने के बाद आप सोचते हो कि हम एक अपने में से एक कैप्टन को बना लेते हैं,
तो आप क्या कर रहे हो, एक इनफॉर्मल तरीके से मिल रहे हो, आपको किसी ने बोला नहीं था ऐसे करने के लिए, वो अपने अपनी मनमर्जी से कर रहे हो। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के आप उसको फीचर्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही ये निकलता है। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स। अब ग्रुप की जैसा ग्रुप का करेक्टर होगा, कुछ लोग होंगे जो यार अग्रेसिव होंगे तो उसका ग्रुप अग्रेसिव होगा, तो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर ऑफ लोगों का उसके ग्रुप के जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक होगा। जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, कोई उसको मतलब डायरेक्टर नहीं बोल रहा, कोई एचओडी नहीं बोल रहा, अपनी मर्जी से कम्युनिकेशन होगा। और स्पॉन्टेनियसली ये ग्रुप बनते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब डेलिबरेटली डिजाइन किए जाते हैं मैनेजमेंट से, ये तो खुद ब खुद बन जाते हैं और इसका कोई स्ट्रक्चर और फॉर्म नहीं होता। एडवांटेजेस क्या है? अब पहले क्या था, डायरेक्टर से इंफॉर्मेशन जाती थी जीएम के पास, जीएम से सबॉर्डिनेट्स के पास, सबॉर्डिनेट से आपसे जाती थी क्लर्क के पास, तो टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को फोन करना है, तो कोई एचओडी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो सीधा एक बंदा दूसरे बंदे को फोन करके बता देगा। और सेकंड क्या है कि इसमें जो सोशल नीड्स होती है, एक बंदे को चाहिए होता है कि यार मुझे बात करने के लिए मेरे जैसा कोई बंदा चाहिए, तो वो किसी भी डिपार्टमेंट के बंदे को सिलेक्ट कर सकता है, उससे बात कर सकता है, अपनी मतलब सोशल नीड्स फुलफिल कर सकता है, तो उसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि इसको इसको ना आप मतलब इनडायरेक्टली यूज भी कर सकते हो। जैसे आपने यूनियन लीडर्स होते हैं, तो आप उनके थ्रू जान सकते हो कि सारे लोगों की क्या मेंटेलिटी है, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनकी मेंटेलिटी क्या है। तो इससे क्या करोगे, आप उनकी मेंटेलिटी आपको पता लगेगी, तो आप उस रिलेटेड एक्टिविटीज को डिजाइन करोगे। तो ये है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? र्यूमर किसी ने फैला दिया, एक ने र्यूमर फैला दिया, वो सारे ग्रुप को फॉलो करना है, तो वो र्यूमर फैलेगा और कंपनी का डिसइंटरेस्ट होगा। अब मैनेजमेंट may not be successful in implementing changes if the informal organization opposes them। अब यूनियन लीडर अपोज करेंगे तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। इट प्रेशराइज मेंबर्स टू कंफर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशन। अब ग्रुप के लीडर ने बोल दिया कि दूसरे बंदों को भी प्रेशराइज कर सकता है कि यार आप ऐसा कोई काम करो जिससे कि लोग मतलब मैनेजमेंट कन्विंस हो हमारी बातें मानने के लिए। तो मतलब ये प्रेशराइज भी कर सकता है, मतलब एक इनडायरेक्टली कंपनी के अनहित में भी काम कर सकता है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक स्लाइड में आपको सारा समझ आ जाएगा। फॉर्मल देखो डेलिबरेटली डिजाइन किया जाता है, इनफॉर्मल स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद होता है, ये वेल प्लान्ड है, ये अनप्लान्ड है। ये एक यूनिटी ऑफ कमांड भी है इसमें, और मतलब एक कमांड के एक चेन के रूप में काम करता है। ये अनऑफिशियल चेन है, आप अपनी मनमर्जी से बनाते हो, ये पक्की है, इसको आप मतलब तोड़ नहीं पाओगे, इसको ऊपर वाले लोग बनाते हैं, इसको आप अपनी मनमर्जी से फ्लेक्सिबल है ये। और ये एक ऑफिशियल चैनल है, ये अनऑफिशियल है। इसमें आप क्या करते हो, बिजनेस ऑब्जेक्टिव सोचते हो, इसमें आप पर्सनल नीड सोचते हो। ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये फास्ट है, इसमें एक्यूरेट लीगल ऑथेंटिक है। ये बेसिकली इसमें तो डिस्टोर्टेड रहेगा ही, क्योंकि र्यूमर्स रहते हैं, गॉसिप्स रहती हैं। ये ओरली और रिटन दोनों होते हैं। ये बेसिकली ओरली होता है, मतलब सिर्फ मुंह जो बोला गया है बस वही इसके प्रिंसिपल्स है। ये कैन बी ट्रेस्ड और ये कैन नॉट बी ट्रेस्ड। आप कहाँ से ढूंढते फिरोगे, कौन से ग्रुप बने हुए हैं, उनके क्या नॉर्म्स हैं। अब हो गया डेलीगेशन। अब देखो, अब हमने जो पढ़ा है अब उससे थोड़ा सा डिफरेंट सोचो। आपकी डेलीगेशन मतलब क्या होता है? जैसे एचओडी है, जैसे आपके ऊपर जीएम है, ठीक है, आप फंक्शनल मैनेजर हो, तो इसको आपसे काम करवाना है, तो ये क्या करेगा, आपको ऐसे थोड़ा काम दे देगा, इसको आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। जैसे अथॉरिटी होती है ना, जीएम को अथॉरिटी कौन देता है? ऊपर के लोग, जैसे डायरेक्टर लोग देते हैं। तो डायरेक्टर अथॉरिटी जीएम को देता है काम करवाने की। अब जीएम को इससे एफएम से कोई काम करवाना है तो उसको असाइनमेंट देगा, तो उसको उसके साथ कुछ अथॉरिटी भी देगा ना। तो इसी को हम बोलते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। अब मैनेजर, अब देखो इसने इस बंदे को एक मतलब अथॉरिटी दे दी, लेकिन अथॉरिटी दी है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी इसको इस काम को करने की। बट अकाउंटेबल कौन होता है? अकाउंटेबल तो यार जीएम ही होगा। अब डायरेक्टर लोग हैं, डायरेक्टर लोग थोड़ा एफएम के पास जाएंगे, एफएम को पूछेंगे भी ये काम क्यों नहीं हुआ, वो तो जीएम से पूछेंगे। तो जो अकाउंटेबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी हमेशा जीएम की ही रहती है। अब एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन क्या है? सबसे पहले अथॉरिटी। अथॉरिटी मैंने आपको बताया कि जैसे जीएम है और एफएम है, तो जीएम एफएम को अथोराइज करता है किसी काम को करने के लिए, ये उसको थोड़ी सी पावर देता है कि वो उस काम को कर पाए। तो अथॉरिटी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है? टॉप टू बॉटम। और इसके बाद है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखो जीएम ने एफएम को बोला था कोई काम करने के लिए, तो एफएम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर, मतलब जो सबॉर्डिनेट है वो किसको रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जीएम को। जीएम किसको रिस्पॉन्सिबल रहेगा, अपने डायरेक्टर को। तो कहाँ से, मतलब बॉटम से टॉप में ट्रांसफर हो रही है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। काउंटेबिलिटी क्या होती है, देखो अकाउंटेबिलिटी क्या है कि इस बंदे जो भी काम हो रहा है डिपार्टमेंट में उसके लिए जीएम ही अकाउंटेबल है। तो ये चीज याद रख लो आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ड्राइव्ड होती है वो अथॉरिटी से होती है, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो जो अथॉरिटी थी, अथॉरिटी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ने क्या किया, उस बंदे को अकाउंटेबल बनाया, ठीक है। तो इस चीज को आपने याद रखना है। अब ओवरव्यू देख लेते हैं, आपको सारा समझ आ जाएगा इस स्लाइड में। सबसे पहले मीनिंग क्या है, अथॉरिटी क्या है, राइट टू कमांड, ऑर्डर देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अभी उस बंदे को ऑब्लाइज कर दिया कि आपने उसने बंदे ने वो काम करना ही है। अकाउंटेबिलिटी क्या है, आंसरेबिलिटी है, ये उस बंदे को आंसरेबल, जीएम को ही आंसरेबल होना है। ये क्या अथॉरिटी क्या है कि आप अपने सबॉर्डिनेट को दे सकते हो, कैन बी डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत दे सकते हो, थोड़ी बहुत आपको लेनी पड़ेगी। अकाउंटेबिलिटी आप कैनॉट डेलीगेटेड, जीएम के पास ही सारी अकाउंटेबिलिटी है, उसी को ही हर क्वेश्चन का आंसर देना है अगर कोई प्रॉब्लम होती है। ओरिजिन क्या है, ये फॉर्मल पोजीशन से, देखो एक जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं उसी से अथॉरिटी आती है। और ये कहाँ से राइज होती है, जो डेलीगेटेड मतलब अथॉरिटी होती है, जैसे अथॉरिटी से ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी जनरेट होती है। इसका फ्लो ऑफ ट्रेंड क्या था, मैंने आपको बताया था, अथॉरिटी जो जीएम है वो जीएम है अपने नीचे वाले बंदों को ऑथराइज करता है किसी काम के लिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नीचे वाला बंदा है वो अपने सुपीरियर के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो होती है फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। अब अकाउंटेबल इस काम को करने के लिए इसको आपने जीएम ने एक एचओडी को काम करने के लिए बोला था, तो एचओडी ने वो काम किया, जीएम ने मतलब सबॉर्डिनेट को काम करने के लिए बोला था, सबॉर्डिनेट ने वो काम किया, तो वो उसने क्या किया, उसने वो अकाउंटेबिलिटी ऊपर जीएम को दे दी। मतलब पहले जब वो काम कर रहा था तो वो अकाउंटेबल था, जब बट ओवरऑल अकाउंटेबल तो जीएम ही होता है, तो वो उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर देता है। तो फ्लो अपवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। अब इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन समझ लो, इससे क्या होगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। कैसे, द मैनेजर्स आर एबल टू फंक्शन मोर एफिशिएंटली एज दे गेट मोर टाइम टू कंसंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स। अब क्या होता है कि जैसे जैसे एचओडी है, उसके अंडर बंदे हैं, तो अगर ये अपने डेलीगेट करता है तो उसके पास टाइम बचेगा। अगर ये अपने काम नीचे वाले बंदों को दे देगा, इसके पास काम बचेगा, मतलब टाइम बचेगा। तो टाइम बचेगा तो ये और चीज़ों के बारे में सोच सकता है, इनोवेटिव चीज़ें सोच सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काम कर सकता है, तो इससे इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है। दूसरा एम्प्लॉय डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप किसी काम को करने के लिए किसी बंदे को लगा रहे हो तो उस बंदे को उस काम करने की नॉलेज हो जाती है, तो उसकी इनडायरेक्टली आप डेवलपमेंट कर रहे हो। अब मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, आप किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबल कर रहे हो कि तूने ये काम करना है, उसको पावर भी दे रहे हो एक काम को करने की, तो उस बंदे का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार हाँ यार मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास एक ऑथराइजेशन है, तो मैं भी कंपनी के लिए काम कर सकता हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ में भी काम करता है। जैसे अब आपने डेलीगेट कर दिया, मतलब डेलीगेट हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइड्स अ रेडी वर्कफोर्स। जो एक आपने स्पेशलाइज फोर्स बना दी, वो फोर्स को आप कहीं पे भी लगा सकते हो, तो इससे आप मतलब न्यू वेंचर्स भी आप स्टार्ट कर सकते हो। एक्सपेंशन और ग्रोथ में हेल्प करता है डेलीगेशन। और बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, जो मैनेजमेंट हायरार्की है कि डायरेक्टर लोग जीएम से काम करवाएंगे और जीएम है फंक्शनल मैनेजर से काम करवाएगा, फंक्शनल मैनेजर क्लर्क से काम करवाएगा, तो जो बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की है उसको मेंटेन करता है। और बेटर कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, क्योंकि आपने एक चेन बना दी है जिसमें एक हेड है, एक सबॉर्डिनेट्स हैं, आपस में लिंक्ड हैं दोनों, तो अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो जाती है उनमें। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में देखो क्या अंतर है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जहाँ पे डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है वो सारी टॉप मैनेजमेंट की है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि टॉप मैनेजमेंट अपनी अथॉरिटी नीचे वाले बंदों को ट्रांसफर करती है।
तो कि मतलब नीचे वाले बंदे अपना डिसीजन अच्छे से ले सकें, जल्दी ले सकें, तो इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। आपको हमेशा ऐसी सिचुएशन लेके आनी है जिसमें सेंट्रलाइजेशन भी हो, डिसेंट्रलाइजेशन भी हो। अगर सिर्फ सेंट्रलाइजेशन होगी तो काम कैसे होगा, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट थोड़ा काम करेगी, इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी ही नीचे वाले बंदों को। तो डिसेंट्रलाइजेशन करोगे, अगर पूरी डिसेंट्रलाइज कर दोगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दोगे, तो ये अपनी मनमर्जी से काम करेंगे। तो इसलिए एक बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। अब इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, जो नीचे के आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, अगर उनका कोई इनिशिएटिव्स है, जैसे कोई क्लर्क भी है आप मान लो, तो उसका भी कोई इनिशिएटिव है, तो उसको डेवलपमेंट में अच्छा होगा, क्योंकि आप उसको पावर दे रहे हो कि आप तुम अपना काम खुद से मैनेज करो, तो वो नए नए आइडियाज लेके आएगा। सेकंड, आप मैनेजरी टैलेंट फॉर फ्यूचर, आप क्या करते हो, एक डेवलपमेंट करते हो। जो मैनेजर्स हैं उनको आप देखो, आप उनको पावर दे रहे हो, तो पावर दे रहे हो तो बहुत सारे डिसीजन लेंगे तो उनकी डेवलपमेंट होगी। क्विक डिसीजन मेकिंग, नीचे वाले बंदे ही उनको ही डिसीजन लेना है तो काम जल्दी से होगा। टॉप मैनेजमेंट को बहुत सारा काम नहीं करना पड़ेगा, उनको अपना कुछ काम डेलीगेट कर रहे हैं वो, तो उनके पास टाइम बचेगा, वो इनोवेटिव सोच सकते हैं, उनको थोड़ा सा वर्क प्रेशर भी कम होगा, तो रिलीफ टॉप मैनेजमेंट होगा। ग्रोथ में हेल्प करेगा, क्योंकि देखो दिस allows them to function in a manner best suited to their department। तो आप इसमें क्या कर रहे हो कि इस बंदे को बता रहे हो कि तूने अपनी मनमर्जी से काम करना है, अपने डिपार्टमेंट के रिलेटेड काम करना है, तो अपने डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो सबसे बेस्ट होगा वो कर पाएगा, तो इससे ग्रोथ होगी डिपार्टमेंट की। और बेटर कंट्रोल होगा, क्योंकि हर बंदे को पता है कि यार मतलब मेरी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है आप, क्योंकि वो खुद डिसीजन, पहले तो कंपनी डिसीजन लेके दे रही थी, लेकिन अब वो खुद डिसीजन ले रहा है, तो खुद डिसीजन ले रहा है तो वो उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल भी है। ठीक है, तो इससे आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। अब इसको एक स्लाइड में हम कंपेयर करते हैं, डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। जो डेलीगेशन है ये कंपलसरी है, इसको आपको डेलीगेट करना ही पड़ेगा, जो टॉप मैनेजमेंट है उसको लोअर मैनेजमेंट को ऑथराइज करना ही पड़ेगा, तभी वो काम करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन है ये ऑप्शनल होती है, मतलब जब आप चाहो तब कर सकते हो। इसका स्कोप क्या है, इट इज़ अ बेसिक प्राइमरी कंसेप्ट है, ये उसके बाद जनरेट किया गया है कि हम इस तरह से काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मैनेजर का बर्डन रिड्यूस होता है, क्योंकि मैनेजर अपना काम नीचे वाले बंदों को दे देता है। इससे क्या होता है, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उसी के ऊपर सारा काम होता है। मतलब इसमें एचओडीज वाला कॉन्सेप्ट कम है, जीएम डायरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट कम है, इसमें सबॉर्डिनेट्स जो फंक्शनल मैनेजर है उसी को आप एम्पावर कर रहे हो डिसेंट्रलाइजेशन में काम करने के लिए। अब एक जल्दी से समरी देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग मैंने आपको बताया, बड़े काम को छोटे काम में डिवाइड करना, और जो लोग हैं एचओडीज हैं सबॉर्डिनेट्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, सबसे पहले बड़े काम को आइडेंटिफाई करना, उसके छोटे काम में डिवाइड करना, जो सिमिलर एक्टिविटीज है उसको डिपार्टमेंट बना देना, और हर काम को करने के लिए बंदों को लगा देना, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज दे देना, और आपस में रिलेशनशिप क्रिएट कर देना, जैसे एचओडी का सबॉर्डिनेट्स के साथ रिलेशनशिप क्रिएट होता है। इंपॉर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजिंग कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज इट लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, क्लैरिटी होती है रिलेशनशिप्स की, रिसोर्सेज कम कंज्यूम होते हैं, ग्रोथ होती है, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ग्रेटर क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, ये है इसके इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग के। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया दो तरह के, फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल में फंक्शन के अकॉर्डिंग आप डिवाइड करते हो डिपार्टमेंट को, डिवीजन में आप क्या करते हो, जहाँ पे लोग कम है और जहाँ पे प्रोडक्ट अलग बन रहा है, तो वहां पे आप एक डिविजनल हेड क्रिएट करते हो, जिसमें कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अंडर अ सुपीरियर। मतलब जैसे आप मान लो एक जीएम के अंडर 4 फंक्शनल मैनेजर है, तो उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कितना हो गया, 4। नेक्स्ट, फंक्शनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया बेसिक ऑफ फंक्शंस है, और जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो बेसिस ऑफ प्रोडक्ट में काम करता है। एडवांटेजेस मैंने आपको बताया था, स्पेशलाइज कर देते हो बंदों को, बेटर कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि वो अकाउंटेबल होते हैं। मैं एक बंदे को आप मतलब मैनेजरियल एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, एंड ईज इन ट्रेनिंग एम्प्लॉयज अच्छा हो जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ, यहाँ पे मैनेजरियल एफिशिएंसी मत बोलो आप, इसको ना स्पेशलाइजेशन के साथ ही रिलेट करो, क्योंकि मैनेजरियल एफिशिएंसी तो आपकी डिविजनल स्ट्रक्चर में इंप्रूव होती है, क्योंकि मैनेजर को बहुत सारे डिपार्टमेंट देखने पड़ते हैं तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है।
तो डिसएडवांटेजेस आर फंक्शनल एम्पायर्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, रिस्ट्रिक्शन मैनेजरियल डेवलपमेंट, जैसे जो मैंने आपको बोला मैनेजरियल डेवलपमेंट में मतलब इसको आप बोलते हो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है इसको हम बोलते हो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना। मैनेजरियल डेवलपमेंट में रिस्ट्रिक्शन होती है क्योंकि एक डिपार्टमेंट का हेड एक काम को देख रहा है, बट ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है यहाँ पे। डिविजनल में देखो यहाँ पे स्पेशलाइज जो होते हैं, जो एडवांटेजेस आर इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंज कर पाएगा एक बंदा एक डिसीजन ले रहा है, बेटर कोऑर्डिनेशन है, मोर इनिशिएटिव्स को प्रोपेगेट किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉस्टली हो जाता है क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को सब्सिड्यू हो सकता है, मतलब लोग अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, एक बंदे के पास आप ज्यादा पावर दे रहे हो तो रिक्वायरमेंट जनरल मैनेजर का भी बढ़ जाएगा क्योंकि जगह 10 बंदों के लिए एक जनरल मैनेजर लगा रहे हो आप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जिसमें जिसमें कि जिसमें एक रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक काम हो, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, जिसमें कि सोशल नीड्स के मुताबिक अपने एक ग्रुप बना ले लो। डेलीगेशन क्या था, जिसमें ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी होती है सुपीरियर से सबॉर्डिनेट को। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि जो सबॉर्डिनेट्स को बहुत सारी पावर दे देनी ताकि वो अपने डिसीजन अच्छे से ले सके। तो ये थी समरी। अब कुछ एमसीक्यूज ट्राई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। तो डेलीगेशन में मैंने आपको बताया था अथॉरिटी होती है, ठीक है, उसके बाद अथॉरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइव होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी ड्राइव होती है। तो आंसर इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इन नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स दैट अराइज स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ वर्क एट वर्क इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद आ जाती हैं। भी हाँ यार मेरे 10 लोग हैं, इनके साथ मेरी मेंटेलिटी मैच हो रही है, तो चलो हम अपना ग्रुप बना लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन। तो देखो फंक्शनल में भी होता है, डिविजनल में भी होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। इनफॉर्मल में तो लोग अपने हिसाब से, मतलब कोई एचओडी नहीं होता, कोई डायरेक्टर नहीं होता। स्केलर चेन में तो यही है ना कि एक टॉप मैनेजमेंट होगी, एक मिडल होगी, एक लोअर होगी। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो आपने एक क्रिकेट वाला ग्रुप बना लिया, तो उसमें क्या है, कोई ऐसा तो कुछ है नहीं है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर। टॉल स्ट्रक्चर हैज अ वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि इसमें सबॉर्डिनेट्स बहुत सारे होंगे। टॉल स्ट्रक्चर मतलब इसमें टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, मतलब इसके बीच में भी बहुत सारे लेवल्स हैं, तो उसको बोलते हैं हम टॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उस केस में आपका वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा कि बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स होंगे। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। For delegation to be effective, it is essential that responsibility be accompanied with necessary authority. देखो आप किसी को ऑथराइज कर रहे हो किसी काम को करने के लिए, तो उसको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए अगर उसको काम देना है तो उसको ऑथराइज भी करना पड़ेगा, तो अथॉरिटी भी उसके साथ आती है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ सुपीरियर। The form of organization known for giving rise to rumors is called rumor। कहाँ पे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में थे। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन, मैंने आपको बताया प्रोडक्ट लाइन क्या है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन अगर आप डिवाइड करते हो तो वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल है। मैंने आपको जितने ये एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, अगर आप इतने एमसीक्यूज को अच्छे से समझ लेते हो, इसको समझ के करते हो, तो आपको बस आपका मतलब हो जाएगा इससे। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज, यही मैंने आपको बताया था। एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, ये भी मैंने आपको बताया था। तो बोथ ए एंड बी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये कहाँ था, टॉप से बॉटम, और ये बॉटम से अप। ये भी अकाउंटेबिलिटी भी क्या थी, बॉटम से अप। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होगा, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या, डिवीजन ऑफ वर्क है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज है, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, ये एक्शन है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। डैश क्लियरली डिफाइंस व्हाट टास्क एंड एक्टिविटी शैल बी कैरिड आउट एट अ पर्टिकुलर जॉब, तो इसको बोलते हैं रोल क्लैरिटी। When managers are made responsible for coordinating a particular number of jobs effectively is called the span of control, बोलते हैं इसको हम। Dash structures is suitable when the size of organization is large। मैंने आपको बताया था जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो तो फंक्शनल यूज होता है, जहाँ पे कम लोग हों बट अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हों तो वहाँ पे हम डिविजनल यूज कर लेते हैं। Which of the following is not true about formal organization?
डेलिबरेटली प्लान, हाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेलिबरेटली प्लान होती हैं, स्टेबल एंड प्रोडिक्टेबल हैं, वॉयलेशन ऑफ रूल्स में लीड टू पेनल्टीज भी है। लीडर्स आर चूजन, लीडर्स किस में चूज होते थे, इनफॉर्मल में चूज होते थे। प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ पर्सन हु वर्क हैज बीन गिवन, डेलीगेशन, यार डेलीगेशन में है ये तीनों। तो ये था आपका लेक्चर 5। मैं होप करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और मैंने आपको मतलब अच्छे से सारा कुछ समझा दिया। इसको आप अच्छे से पढ़ो, समझो और खुश रहो यार। ओके, थैंक यू।